हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट शिक्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। इसकी पिछली वाली वीडियो में हमने 70 क्वेश्चन तक कंप्लीट किया था, तो आज की इस वीडियो में हम 71 क्वेश्चन से देखेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पीड़न विहीन अपराध है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्पीड़न विहीन अपराध है? तो उग्रवादी गतिविधि, हत्या, वेश्यावृत्ति या बलात्कार। तो कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि वेश्यावृत्ति जो है वो उत्पीड़न विहीन अपराध है। वेश्यावृत्ति जो है यानी कि प्रोस्टिट्यूशन जो है एक ऐसी सामाजिक बुराई है जो प्राचीन काल से ही समाज में प्रचलित है। ये जो है प्रोस्टिट्यूशन जो है एक ऐसी सामाजिक बुराई है जो प्राचीन काल से ही समाज में प्रचलित है। इसे कभी भी सामाजिक स्वीकृति नहीं प्राप्त हुई। भारत में धार्मिक वेश्याओं के रूप में देवदासी प्रथा प्रचलित थी। इस लाइन पे क्वेश्चन बना है, कई बार बना है कि जो प्राचीन काल में जो धार्मिक वेश्याएं थी उनको क्या कहा जाता था। तो ऐसे ऑप्शन में दिया रहता है, तो वो उनको देवदासी कहा जाता था। देवदासी प्रथा प्रचलित रही है। और केंद्र सरकार द्वारा वेश्यावृत्ति के उन्मूलन हेतु 1956 में एक कानून बनाया गया जिसे स्त्रियों तथा कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 1956 बताया गया। बना मतलब 1956 बना। इस पे भी क्वेश्चन कई बार बना है इस पे कि जो है स्त्रियों तथा कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम कब बना? तो 1956 में बना। और जो कि 1956 में बना था, लेकिन अगर पूछ ले कि लागू कब हुआ तो 1 मई 1956 से लागू हुआ। और इसमें क्या है कि इस अधिनियम में वेश्यावृत्ति को दंडनीय अपराध घोषित किया गया था। जो 1956 का अधिनियम है, स्त्रियों तथा कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 1956 जो है, इसमें वेश्यावृत्ति को दंडनीय अपराध घोषित किया गया। और जो है और एक ये भी क्वेश्चन बनता है हर बार एग्जाम में कि महिलाओं के अश्लील चित्रण को रोकने हेतु 1986 में एक अधिनियम बना। तो उसका ये नाम दिया जाता है कि अभद्र प्रदर्शन निषेध अधिनियम कब बना? महिलाओं के लिए अभद्र प्रदर्शन निषेध अधिनियम कब बना? तो ये बना 1986 में बना। क्वेश्चन नंबर 72, क्रिकेट मैच में अंपायर द्वारा बल्लेबाज को आउट न मानने पर गेंदबाज पर अंपायर से अभद्र व्यवहार करना है। क्रिकेट मैच में अंपायर द्वारा बल्लेबाज को आउट न मानने पर गेंदबाज पर अंपायर से अभद्र व्यवहार करना क्या है? तो तार्किक क्रिया लक्ष्य के संदर्भ में, या भावात्मक क्रिया, या तार्किक क्रिया मूल्य के संबंध में, या पारंपरिक क्रिया। तो कौन सा है ये भावात्मक क्रिया है। अफेक्टिव एक्शन है ये। जो ये भावात्मक क्रिया होती है, तो मैक्स वेबर ये जो है सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार बताते हैं। ये सामाजिक क्रिया की बात करते हैं और उसके ये 4 प्रकार बताते हैं। तो पहला ये बताते हैं कि तार्किक क्रिया बताते हैं, दूसरा बताते हैं मूल्यांकनात्मक क्रिया, और तीसरा बताते हैं भावात्मक क्रिया, और चौथा बताते हैं परंपरात्मक क्रिया। तो जो ये तार्किक क्रिया होती है, तार्किक क्रिया, इसे लक्ष्य मूलक क्रिया भी कहा जाता है। तार्किक क्रिया को लक्ष्य मूलक क्रिया भी कहा जाता है। और यह जो है ये तार्किक क्रिया जो होती है वो औपचारिक क्रिया है। और यह साधन साध्य संबंधों पर आधारित होती है। यह क्या होती है कि साधन साध्य संबंधों पर आधारित होती है। तो जैसे इसके एग्जाम्पल हैं कि सिविल सेवा की तैयारी करना, या नौकरशाही जिसे ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, तो ये सब जो है ये तार्किक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। और जो ये मूल्यांकनात्मक क्रिया बताते हैं,
तो ये जो है मूल्यांकनात्मक क्रिया, इसमें नैतिकता, कला, धर्म आदि से प्रभावित होकर की जाने वाली क्रियाओं को शामिल किया जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें व्यक्ति के स्वयं के लक्ष्य न होकर सामाजिक लक्ष्य होते हैं। जैसे तार्किक क्रिया में व्यक्ति के खुद के स्वयं के लक्ष्य होते हैं, लेकिन जो ये मूल्यांकनात्मक क्रिया होती है उसमें व्यक्ति का अपना एक लक्ष्य नहीं होता है, बल्कि वह सामाजिक लक्ष्य होता है। तो जैसे देश के लिए शहीद होना, जैसे देश के लिए अपनी जान दे देना, या जो है कि कहीं मतलब जैसे जहाज़ डूब रहा है तो कैप्टन का भी उसके साथ में डूब जाना, तो ये सब जो है ये मूल्यांकनात्मक क्रिया के अंतर्गत वेबर ने बताया है। और जो ये भावात्मक क्रिया है, ये भावात्मक यानी कि अफेक्टिव एक्शन है, तो इसमें जो है उद्योगात्मक मनोभाव यानी कि जो आदमी के संवेग होते हैं, तो संवेग क्रोध हुआ, प्रेम हुआ, शत्रुता हुआ, घृणा हुआ, ये सब क्या है, ये सब हमारे मनोभाव हैं, संवेग हैं। तो जो इन सब से प्रेरित होके क्रोध, प्रेम, घृणा, शत्रुता, इन सब से प्रेरित होके जो क्रिया की जाती है उसे भावात्मक क्रिया कहते हैं। यानी कि ये जो है ये जो क्रिया होती है भावात्मक क्रिया, ये होती है जो हमारे इमोशन होते हैं उससे नियंत्रित होता है। तो इन क्रियाओं की विविधताएं जो होती हैं अधिक होती हैं, मतलब जो ये इमोशन से होती हैं, जो भी क्रियाएं इमोशन से नियंत्रित होती हैं तो वो कई प्रकार की होती हैं। तो जैसे मतलब टीम के जीतने पर नाचना, मतलब जैसे खुशी मनाना, जैसे कोई जीत हासिल हो तो मतलब खुशी मनाना, या किसी मित्र को देखकर आँख में आंसू आ जाना, तो ये सब जो है ये सब भावात्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं, जो कि इमोशन से नियंत्रित होते हैं। तो वही इसमें है कि मतलब ये जो अंपायर है बल्लेबाज को आउट ना मानने पर गेंदबाज जो है अंपायर से अभद्र व्यवहार करता है, तो ये अभद्र व्यवहार करना इसका क्या है, भावात्मक क्रिया है, क्योंकि ये इमोशन को प्रकट कर रहा है, यानी कि क्रोध को अपने प्रकट कर रहा है, तो इसलिए ये भावात्मक क्रिया है। और परंपरात्मक क्रिया में क्या होता है, ऐसे क्रियाओं के पीछे जो जिसमें कि पूर्वजों का अनुकरण होता है, जो ट्रेडिशनल होता है, तो हमारी जो परंपरा होती है तो उसके अकॉर्डिंग जब हम काम करते हैं उसको एक आदर्श के रूप में मान लेते हैं, तो वो उसे परंपरात्मक क्रिया कहते हैं। तो जैसे जो प्रथा हुआ, परंपरा हुआ, रीति रिवाज हुआ, तो इनसे जो की जाती है, इन परंपराओं के आधार पर की जाती है, तो उसे परंपरात्मक क्रिया कहते हैं, जो प्रथाओं के अनुसार की जाती हैं। तो जैसे व्यक्ति का जब सामाजिकरण होता है, जो सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है, तो वो है समाज जो है समाज इस व्यवहार को अनुशासनियाँ या पुरस्कार या दंड के द्वारा व्यक्ति पर आरोपित करता है, जिसे करने के लिए व्यक्ति बाध्य होता है। तो जैसे मतलब समाज है व्यक्ति पर नियंत्रण लगाता रहता है कि ऐसे ना करो, वैसे ना करो, नहीं तो मतलब ये रीति रिवाज के खिलाफ है, ऐसा नहीं करना चाहिए, या बड़ों का पैर छूना चाहिए। तो जब व्यक्ति मतलब इस तरीके से नियंत्रित होता है, समाज के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो वो परंपरात्मक क्रिया उसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, विषम लिंगीय सहोदरज के बीच विवाह कहाँ मान्य है, यानी कि क्रॉस कजिन मैरिज कहाँ पाया जाता है, तो पूर्वी भारत में, पश्चिमी भारत में, उत्तरी भारत में या दक्षिण भारत में। तो हमारा आंसर होगा दक्षिण भारत में। क्रॉस कजिन मैरिज क्या होता है, इसे हम देख लेते हैं कि विवाह का एक अन्य स्वरूप जिसे कि प्रेफरेंशियल मैरिज कहा जाता है। इसे मैंने कई बार अपने वीडियो में बताया इस विवाह के बारे में, उससे क्वेश्चन बनते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो विवाह का एक अन्य स्वरूप भी पाया जाता है जिसे अधिमान्य विवाह या प्रेफरेंशियल मैरिज कहते हैं। तो इसके अंतर्गत जो प्रेफरेंशियल मैरिज होता है, इसके अंतर्गत 3 प्रकार के विवाह पाए जाते हैं। तो एक होता है कि सहोदरज विवाह, जिसे कि कजिन मैरिज कहते हैं। कजिन मैरिज, तो जो कजिन मैरिज है इसके 2 प्रकार होते हैं, एक सलिंग सहोदरज और एक बिलिंग सहोदरज, जिसको कि इंग्लिश में पैरेलल कजिन मैरिज कहते हैं। सलिंग सहोदरज को पैरेलल कजिन मैरिज कहते हैं और बिलिंग सहोदर को क्रॉस कजिन मैरिज कहते हैं। तो यहाँ जो ये क्वेश्चन पूछा है ये विषम लिंगीय या बिलिंग सहोदरज जिसे कहते हैं, और इंग्लिश में इसे क्रॉस कजिन मैरिज कहते हैं। तो जो है ये क्रॉस कजिन मैरिज, ये सहोदरज विवाह के स्वरूप हैं। सहोदरज विवाह के स्वरूप हैं सलिंग सहोदर और बिलिंग सहोदर।
और जो दूसरा विवाह है देवर भाभी विवाह, यानी कि उसको लेवी-रेट कहते हैं, और तीसरा जो है वो साली विवाह जिसको सोरो-रेट कहते हैं। तो ये सब जो हैं ये प्रेफरेंशियल मैरिज के अंतर्गत आते हैं। सलिंग सहोदरज में क्या होता है, यानी कि पैरेलल कजिन मैरिज में क्या होता है कि इसका अध्ययन जो है, इसका अध्ययन लेवी स्ट्रास ने किया है, इसका उल्लेख जो है लेवी स्ट्रास ने किया है। तो इसमें एक ही लिंग के, मतलब एक ही लिंग के सहोदरज जो होते हैं, एक ही लिंग के भाई बहन होते हैं, तो उनकी संतानों में जो विवाह होता है उसे हम सलिंग सहोदरज कहते हैं। तो जैसे चचेरे मौसेरे भाई बहन में विवाह होता है तो उसको सलिंग सहोदरज कहते हैं। और यह विवाह सलिंग सहोदरज यानी कि पैरेलल कजिन मैरिज ये जो है अरब की बद्दू जनजाति में और अरब की बद्दू जनजाति में पाया जाता है, और जो मुस्लिम धर्मावलंबी होते हैं उनमें पाया जाता है जो ये पैरेलल कजिन मैरिज है, यानी कि सलिंग सहोदरज। लेकिन जो ये बिलिंग सहोदरज विषम लिंगीय है जिसको क्रॉस कजिन मैरिज कहते हैं, तो ये जो है इसका उल्लेख टायलर ने किया है, इसका उल्लेख टायलर ने किया है। और ये जो है ये दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। इसमें जो है जो विषम लिंगी सहोदरज होते हैं उनकी संतानों में पाया जाने वाला विवाह, जैसे कि ममेरे फुफेरे भाई बहन, क्वेश्चन पूछ लेता है कि ममेरे फुफेरे भाई बहनों में पाए जाने वाला विवाह कौन सा विवाह होता है, तो वो बिलिंग सहोदरज होता है। और अगर पूछ ले कि चचेरे मौसेरे भाई बहन में पाए जाने वाला विवाह कौन सा होता है, तो वो सलिंग सहोदरज होता है। तो ये जो बिलिंग सहोदरज यानी क्रॉस कजिन मैरिज होता है ये दक्षिण भारत में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नांकित में से सामाजिकरण का अभिकरण नहीं है। अभिकरण यानी कि एजेंसी कौन सा नहीं है सोशलाइजेशन की, तो विद्यालय, युवा गृह, सेना, परिवार। तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 सेना जो है ये सोशलाइजेशन का अभिकरण नहीं है। जो सोशलाइजेशन होता है उसके अभिकरण जो हैं वो मतलब सामाजिकरण जो होता है, जो बच्चे का सामाजिकरण होता है तो वह एक सीखने की प्रक्रिया है, क्योंकि ये जो सामाजिकरण होता है ये जन्म से नहीं प्राप्त होता है, बल्कि सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जो कि सीखता है बच्चा, सीखने के द्वारा, जिसके द्वारा मानव जो है वो सामाजिक प्राणी बनता है। पहले तो वह जैविक प्राणी रहता है जब वह पैदा होता है, लेकिन जब वह समाज में आकर जब यह सामाजिकरण द्वारा सीखता है तो वह सामाजिक प्राणी बनता है। और सर्वप्रथम सामाजिकरण शब्द का प्रयोग मनोविज्ञान में किया गया। क्वेश्चन पूछ ले कि सर्वप्रथम सामाजिकरण शब्द का प्रयोग कहाँ पे किया गया, किस विषय में किया गया, तो मनोविज्ञान में किया गया। और जॉर्ज हर्बर्ट मीड ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने सर्वप्रथम सामाजिकरण की बात कही। पूछ ले कि सबसे पहले, और क्वेश्चन बना भी है कि सबसे पहले सामाजिकरण की बात किसने की है, तो जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने की है। तो सामाजिकरण में क्या होता है कि सामाजिकरण में जिन साधनों या अभिकरणों द्वारा योगदान दिया जाता है उन्हें अभिकरण या साधन कहते हैं। तो जैसे परिवार, मित्र मंडली, पड़ोस, विवाह, नातेदारी समूह, ये सब क्या हैं, ये सब सामाजिकरण के प्राथमिक अभिकरण की कैटेगरी में आते हैं। इन्हें मतलब पूछा जाता है कि कौन से प्राथमिक अभिकरण हैं और कौन से द्वितीयक अभिकरण हैं सामाजिकरण के। तो जो ये परिवार, मित्र मंडली, पड़ोस, विवाह, नातेदारी समूह, ये सब क्या हैं, ये सब प्राथमिक संस्थाएं हैं जिससे कि व्यक्ति का सामाजिकरण होता है। और जो ये शिक्षण संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं, ये सब हैं, ये सब जो हैं द्वितीयक संस्थाएं हैं, यानी कि द्वितीयक अभिकरण हैं जिससे व्यक्ति का सामाजिकरण होता है। तो वह ये पूछा है कि विद्यालय ये भी सामाजिकरण का अभिकरण है, युवा गृह ये भी सामाजिक, परिवार ये भी, पर सेना जो है ये सामाजिकरण का अभिकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 75, किसने कहा परिस्थिति संस्थागत भूमिका है। ये स्टेटमेंट किसका है, परिस्थिति संस्थागत भूमिका है, तो राल्फ लिंटन, किंग्सले डेविस, रॉबर्ट बीरस्टीड, रॉबर्ट के मर्टन। तो रॉबर्ट बीरस्टीड, ये स्टेटमेंट जो है ये रॉबर्ट बीरस्टीड का है। और रॉबर्ट बीरस्टीड ने परिस्थिति से संबंधित कई परिभाषाएं दी है, तो इसलिए उन सभी परिभाषाओं को जान लेना आवश्यक है, क्योंकि यही एक परिभाषा इन्होंने नहीं दिया है। तो और भी परिभाषाओं को जान लें ताकि कन्फ्यूजन कोई ना रहे।
तो पहली बात तो परिस्थिति की अवधारणा का सर्वप्रथम उल्लेख मैक्स वेबर द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो मैक्स वेबर के द्वारा किया गया। और परिस्थिति क्या है? परिस्थिति समाजशास्त्र की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। क्या है? परिस्थिति समाजशास्त्र की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है और यह समाज का आधार है। इसके अभाव में सामाजिक संरचना की कल्पना नहीं की जा सकती। परिस्थिति के अभाव में सामाजिक संरचना की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए बीयरस्टीड महोदय कहते हैं कि समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है, क्योंकि इसके बिना परिस्थिति के बिना सामाजिक संरचना की कल्पना नहीं की जा सकती। तो इसलिए इन्होंने स्टेटमेंट दिया, ये बहुत फेमस स्टेटमेंट था, कई बार क्वेश्चन बना है कि समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है। और एक डेफिनेशन और भी ये देते हैं बीयरस्टीड कि सामान्यतः एक परिस्थिति समाज अथवा एक समूह में एक पद है। सामान्यतः एक परिस्थिति समाज अथवा एक समूह में एक पद है। तो ये भी स्टेटमेंट जो है ये बीयरस्टीड का है। और किंग्सले डेविस का देख लेते हैं, इन्होंने भी इन्हीं से मिलते जुलते परिभाषा दी है। तो किंग्सले डेविस क्या कहते हैं कि परिस्थिति किसी भी सामान्य संस्थात्मक व्यवस्था में किसी पद की सूचक है। ऐसा पद जो समाज द्वारा स्वीकृत है और जिसका निर्माण स्वतः हुआ है और जो जनरीतियों एवं रूढ़ियों से संबद्ध है। क्या कहते हैं किंग्सले डेविस कि परिस्थिति किसी भी सामान्य संस्थात्मक व्यवस्था में किसी पद की सूचक है। ऐसा पद जो समाज द्वारा स्वीकृत है और जिसका निर्माण स्वतः हुआ है और जो जनरीतियों एवं रूढ़ियों से संबद्ध है। तो ऐसी डिफिनेशन किंग्सले डेविस देते हैं। और राल्फ लिंटन क्या परिभाषा देते हैं? ये कहते हैं कि सामाजिक व्यवस्था से संबंधित किसी व्यक्ति को एक समय विशेष में जो स्थान प्राप्त होता है उसी को उस व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति कहा जाता है। तो ये डिफिनेशन राल्फ लिंटन की है कि सामाजिक व्यवस्था से संबंधित किसी व्यक्ति को एक समय विशेष में जो स्थान प्राप्त होता है उसी को उस व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 76, दुर्खीम के आत्महत्या अध्ययन में कितने देश सम्मिलित हैं? दुर्खीम की आत्महत्या अध्ययन में कितने देश सम्मिलित हैं? तो 11 देश सम्मिलित हैं। इन्होंने आत्महत्या के अध्ययन में इन्होंने जो है इनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, द सुसाइड जो है 1897 में प्रकाशित हुई थी। और उसी में दुर्खीम ने आत्महत्या संबंधी सिद्धांत दिए थे। इन्होंने आत्महत्या को सामाजिक तथ्य मानते हुए समाजशास्त्र की विषय वस्तु माना। आत्महत्या को सामाजिक तथ्य मानते हुए समाजशास्त्र की विषय वस्तु मानते हैं ये। इन्होंने आत्महत्या के सिद्धांत में तुलनात्मक अध्ययन किया। ये भी क्वेश्चन बना है कि दुर्खीम के किस सिद्धांत में तुलनात्मक प्रयोग का तुलनात्मक प्रयोग को देखा जाता है। तो दुर्खीम के किस सिद्धांत में? तो वो आत्महत्या के सिद्धांत में जो है तुलनात्मक अध्ययन का प्रयोग देखा जाता है। और ये क्या कहते हैं, ये दुर्खीम कहते हैं कि प्रोटेस्टेंट धर्म में ज़्यादा आत्महत्या होती है जबकि कैथोलिक धर्म में कम आत्महत्याएं होती थी। और ये भी कहते थे कि शहर की अपेक्षा ग्रामीण में कम आत्महत्याएं होती थी, यानी कि शहर में ज़्यादा आत्महत्याएं होती थी लेकिन ग्रामीण एरिया में कम होती थी। और अविवाहितों की तुलना में विवाहित में कम आत्महत्याएं होती थी, यानी कि ज़्यादा अविवाहित लोग आत्महत्या करते थे और विवाहित लोग कम करते थे। और सैनिक में ज़्यादा आत्महत्या होती थी, सिविलियन में कम आत्महत्या होती थी। महिलाएं ज़्यादा आत्महत्या करती थी, पुरुष कम आत्महत्या करते थे। गर्मी में ज़्यादा आत्महत्याएं होती थी, जाड़े में कम आत्महत्या। तो ये सब इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन आत्महत्या के सिद्धांत में इन्होंने किया था। और इन्होंने कई देशों का भ्रमण करके तब ये सिद्धांत अपना दिया था। और ये जो है आत्महत्या को व्यक्तिगत क्रिया ना मानकर सामाजिक क्रिया मानते हैं। क्वेश्चन पूछ ले कि दुर्खीम आत्महत्या को व्यक्तिगत क्रिया मानते हैं या सामाजिक क्रिया, तो ये व्यक्तिगत क्रिया नहीं मानते हैं बल्कि सामाजिक क्रिया मानते हैं। इनके आत्महत्या के सिद्धांत से संबंधित अभी
हाल ही में जो नेट का एग्ज़ाम हुआ था 2023 में दिसंबर का नेट का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें ये क्वेश्चन बना था कि क्वेश्चन बना था कि कौन सा अध्ययन तुलनात्मक विधि का सर्वोत्तम उदाहरण है। कौन सा अध्ययन तुलनात्मक विधि का सर्वोत्तम उदाहरण है? तो आंसर था सुसाइड। और ये सुसाइड पुस्तक किसकी है? तो इमाइल दुर्खीम की है। और आत्महत्या से संबंधित और भी विद्वानों ने अपना अपना सिद्धांत दिया है, तो साथ साथ हम देख लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। वैसे हम लोग जानते हैं कि आत्महत्या से संबंधित दुर्खीम का ही सिद्धांत है, लेकिन इन लोगों को भी देख लेना ज़रूरी है। बाय द वे इनसे क्वेश्चन बन जाता है तो वहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो एक रुथ केवन महोदय थे, इनसे भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, रुथ केवन से। तो इन्होंने इनकी भी पुस्तक का नाम सुसाइड है। तो सुसाइड जो है ये उसमें अपनी पुस्तक में रुथ केवन अपनी पुस्तक सुसाइड में जो है आत्महत्या के लिए 5 कारक उत्तरदायी मानते हैं। रुथ केवन जो है ये आत्महत्या के लिए 5 कारक उत्तरदायी मानते हैं। 5 कारक में कौन कौन से हैं? तो पहला बताते हैं कि अज्ञात इच्छा या और दूसरा बताते हैं कि परिचित इच्छा, और तीसरा बताते हैं विशेष इच्छा, और चौथा बताते हैं मानसिक संघर्ष, और पांचवा बताते हैं कि बाह्य परिस्थितियों द्वारा जीवन संगठन का भंग होना। तो ये 5 कारक जो है आत्महत्या के लिए उत्तरदायी मानते हैं रुथ केवन। इनसे क्वेश्चन बना है कि कौन ज्ञात इच्छा अज्ञात इच्छाओं के आधार पर आत्महत्या का अध्ययन करते हैं, तो वो रुथ केवन करते हैं। और एक मैनेंजर हैं, मैनेंजर इन्होंने एक जो है इनकी पुस्तक है मैनेंजर, ये पुस्तक पूछी गई है क्वेश्चन के रूप में कि मैन अगेंस्ट हिमसेल्फ। इनकी एक पुस्तक है मैनेंजर की कि मैन अगेंस्ट हिमसेल्फ। तो इसमें इन्होंने एक कहा कि प्रत्येक व्यक्ति में 2 प्रकार की इच्छाएं होती हैं, एक जीने की दूसरा मरने की। अगर क्वेश्चन बन जाए पूछ ले कि किसने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति में 2 प्रकार की इच्छाएं होती हैं, एक जीने की और दूसरा मरने की। तो जैसे ये रुथ केवन इच्छा की बात करते हैं, तो हम लोग यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं कि हो सकता है ये रुथ केवन का हो कि जीने मरने की इच्छा, लेकिन रुथ केवन का ज्ञात इच्छा और अज्ञात इच्छा है। ज्ञात इच्छा, अज्ञात इच्छा और विशेष इच्छा, मानसिक संघर्ष, ये सब है रुथ केवन का। लेकिन मैनेंजर 2 प्रकार की इच्छा की बात करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में 2 प्रकार की इच्छाएं होती हैं, एक जीने की दूसरा मरने की। अच्छा, एक हाबवाच महोदय हैं, हाबवाच, इन्होंने भी आत्महत्या से संबंधित एक परिभाषा दी है। मतलब परिभाषा नहीं दिए हैं, मतलब ये कहते हैं कि नगरीय जीवन ही वैयक्तिक विघटन एवं आत्महत्या के लिए उत्तरदायी है। तो क्वेश्चन पूछ ले कि कौन जो है आत्महत्या के लिए नगरीय जीवन को उत्तरदायी मानते हैं, तो वो हाबवाच मानते हैं, हाबवाच मानते हैं। एक हाबवाच महोदय हैं, लेकिन इनका नाम हाबवाच है। तो नगरीय जीवन ही वैयक्तिक विघटन एवं आत्महत्या के लिए उत्तरदायी है, तो ऐसा कहना हाबवाच का है। और फ्रायड जो है, फ्रायड महोदय हैं, फ्रायड, इन्होंने भी आत्महत्या से संबंधित अपनी परिभाषा दी है और ये बताते हैं कि आत्महत्या के लिए हीन भावना, घृणा एवं निराशा को महत्वपूर्ण मानते हैं। जो फ्रायड महोदय हैं ये आत्महत्या के लिए हीन भावना, घृणा एवं निराशा को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो क्वेश्चन बन जाए कि कौन आत्महत्या के लिए हीन भावना, घृणा एवं निराशा को महत्वपूर्ण मानते हैं, तो वो फ्रायड महोदय मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, कौन सा संयोजक प्रक्रिया का प्रकार नहीं है? संयोजक प्रक्रिया का प्रकार नहीं है, कंजक्टिव प्रोसेस कौन सा इसमें से नहीं है? तो सहयोग, प्रतियोगिता, समायोजन, आत्मसात्करण। तो कौन सा संयोजक प्रक्रिया नहीं है? प्रतियोगिता। प्रतियोगिता जो है ये असहयोगी प्रक्रिया है। संयोजक प्रक्रिया या सहयोगी प्रक्रिया उसे क्यों कहते हैं? तो जो सहयोगी प्रक्रिया होती है उसके अंतर्गत सहयोग होता है, समायोजन होता है, आत्मसात्करण होता है, ये सब आते हैं। लेकिन जो ये प्रतियोगिता है ये असहयोगी प्रक्रिया का उदाहरण है। तो जो है सामाजिक प्रक्रिया जो है, गिलिन महोदय ने सामाजिक प्रक्रिया पर गहन अध्ययन किया है। तो ये गिलिन महोदय जो हैं ये कहते हैं कि 3 प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया यानी कि सोशल प्रोसेस जो है वो 3 प्रकार के ये मानते हैं। कौन? गिलिन महोदय जी सोशल प्रोसेस को
तीन प्रकार की मानते हैं सामाजिक प्रक्रिया। तो पहली बताते हैं सामान्य सामाजिक प्रक्रिया, दूसरी बताते हैं सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया और तीसरी बताते हैं असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। तो जो सामान्य सामाजिक प्रक्रिया है इसके अंतर्गत सामाजिक अंतःक्रिया आती है। जो सामान्य सामाजिक प्रक्रिया है, सामान्य सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत जो है अंतःक्रिया आती है। अंतःक्रिया के बिना कोई समूह व सामाजिक जीवन संभव नहीं है। सामाजिक संबंधों की मूल आवश्यकता सामाजिक क्रिया है और समाज जो है अंतःक्रिया पर आधारित है। तो इसलिए गिलिन महोदय कहते हैं, एक परिभाषा देते हैं गिलिन महोदय कि सामाजिक संपर्क सामाजिक अंतःक्रिया की प्रथम अवस्था है। सामाजिक संपर्क सामाजिक अंतःक्रिया की प्रथम अवस्था है। तो ऐसा कहना गिलिन महोदय का है। तो ये जो है ये सामान्य सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत बताते हैं। और जो ये सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया बताते हैं तो इसके अंतर्गत सहयोग, समायोजन, सात्मीकरण, एकीकरण ये सब आते हैं। और जो तीसरा ये बताते हैं असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया, तो इसमें प्रतिकूलता, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, विरोध और विद्रोह ये सब आते हैं। तो जो ये प्रतियोगिता है ये असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 78, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। तो ये स्टेटमेंट किसका है? ये तो कई बार एग्जाम में बना है, ये स्टेटमेंट काफ़ी फेमस है। तो संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, ऐसा कहना हर्षकोविट्ज़ का है। और संस्कृति पर गहन विश्लेषण या गहन अध्ययन टायलर महोदय थे, तो उन्होंने किया था सर्वप्रथम। इन्हें मानव शास्त्र का पिता कहा जाता था। टायलर को मानव शास्त्र का पिता कहा जाता था। और संस्कृति ये परिभाषा देते हैं, ये जो टायलर महोदय हैं ये परिभाषा देते हैं कि संस्कृति वह संपूर्ण जटिलता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, प्रथा तथा वह सभी क्षमताएं एवं गुण सम्मिलित हैं जिन्हें मानव समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। तो ये स्टेटमेंट कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि ये संस्कृति की परिभाषा किसकी है, कि संस्कृति वह संपूर्ण जटिलता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, प्रथा तथा वह सभी क्षमताएं एवं गुण सम्मिलित हैं जिन्हें मानव समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये टायलर का है। और हर्षकोविट्ज़ का तो ये है ही कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, लेकिन ये एक परिभाषा और देते हैं। ये हर्षकोविट्ज़ एक परिभाषा और देते हैं, कहते हैं कि वह सभी भौतिक तथा अभौतिक वस्तुएं जिनका निर्माण मनुष्य ने किया है सांस्कृतिक पर्यावरण कहलाती हैं। तो यहाँ भौतिक अभौतिक से हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं और आगबन को समझ सकते हैं, क्योंकि भौतिक और अभौतिक संस्कृति का कॉन्सेप्ट जो है वो आगबन का है। तो ये परिभाषा देख के हम लोग गलत हो सकते हैं। तो ये परिभाषा जो है कि वह सभी भौतिक तथा अभौतिक वस्तुएं जिनका निर्माण मनुष्य ने किया है सांस्कृतिक पर्यावरण कहलाती हैं। तो यहाँ पर्यावरण कीवर्ड से हम लोग हर्षकोविट्ज़ को याद कर सकते हैं कि ये परिभाषा जो है हर्षकोविट्ज़ की है। और हावल क्या परिभाषा देते हैं संस्कृति की? हावेल क्या कहते हैं, इनकी एक पुस्तक है, बहुत चर्चित पुस्तक है और कई बार एग्जाम में बनी हुई है कि मैन इन द प्रिमिटिव वर्ल्ड 1949। तो ये बुक जो है ये हावेल की है। और हावेल जो है संस्कृति को एक अनोखी घटना मानते हैं। क्वेश्चन बन जाए कि संस्कृति को एक अनोखी घटना कौन मानते हैं, तो वो हावेल मानते हैं। और परिभाषा देते हैं, ये क्या परिभाषा देते हैं कि संस्कृति सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का कुल योग है। संस्कृति सीखे हुए व्यवहार व प्रतिमानों का कुल योग है जो किसी समाज के सदस्यों की विशेषता है, जो किसी समाज के सदस्यों की विशेषता है, जो कि प्राण शास्त्रीय विरासत का परिणाम नहीं है। तो ये परिभाषा जो है ये हावेल की है। क्वेश्चन नंबर 79, किसने कहा समिति सदस्यता इंगित करती है, संस्था सेवा की विधि या साधन को इंगित करती है? तो ये स्टेटमेंट किसका है? फेयरचाइल्ड, बोगार्ट्स, जिसवर्ड या इनमें से कोई नहीं। तो ये परिभाषा जो है ये ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, इसमें से कोई नहीं। ये परिभाषा जो है ये मैकाइवर एंड पेज की है। किसकी है? मैकाइवर एवं पेज की है।
और ये फेयर चाइल्ड जो है ये समिति से संबंधित इनकी क्या परिभाषा है, तो ये कहते हैं कि समिति एक संगठनात्मक समूह है जिसका एक निर्माण निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है तथा इसका अपना एक आत्मनिर्भर प्रशासकीय ढांचा तथा कार्यकर्ता होते हैं। क्या कहते हैं फेयर चाइल्ड कि समिति एक संगठनात्मक समूह है जिसका निर्माण निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है तथा इसका अपना एक आत्मनिर्भर प्रशासकीय ढांचा तथा कार्यकर्ता होते हैं। और बोगार्ट्स समिति से संबंधित क्या परिभाषा देते हैं बोगार्ट्स, तो ये कहते हैं कि सामान्यतः किसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु व्यक्तियों द्वारा मिलकर काम करने को समिति कहते हैं। सामान्यतः किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यक्तियों द्वारा मिलकर काम करने को ही समिति कहते हैं। तो ये परिभाषा जो है ये बोगार्ट्स की है। क्वेश्चन नंबर 80, भारत में 1961 का वर्ष इसलिए प्रसिद्ध है कि इस वर्ष में एक अधिनियम पारित हुआ था जिसका संबंध था, तो जो 1961 में एक अधिनियम पारित हुआ था उसका संबंध किससे था, तो कन्या भ्रूण हत्या निषिद्धता से, घरेलू हिंसा की रोकथाम से, दहेज के निषेध से या बाल विवाह को रोकने से। तो ये जो है इसका संबंध जो है 1961 का ये दहेज के निषेध से था और ये जो है 1961 में पारित हुआ था। और 1961 में एक और कानून बना था 1961 में मातृत्व लाभ अधिनियम। मातृत्व लाभ अधिनियम जो है मातृत्व लाभ अधिनियम ये भी 1961 में बना हुआ था। तो क्वेश्चन बन जाए कि मातृत्व लाभ अधिनियम कब बना था, तो ये भी 1961 में बना था। और ये जो घरेलू हिंसा है ये घरेलू हिंसा की रोकथाम का अधिनियम जो है ये 2005 में बना था। घरेलू हिंसा अधिनियम का जो है अधिनियम ये 2005 में बना था। और ये जो बाल विवाह अधिनियम है ये बाल विवाह अवरोध अधिनियम जो है ये 1929 में बना था। कब बना था ये 1929 में बना था। इसे शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है और ये 1 अप्रैल 1930 से लागू हुआ था। ये जो बाल विवाह निरोध अधिनियम है ये 1 अप्रैल 1930 से लागू हुआ था। बना तो 1929 में था शारदा एक्ट के नाम से, लेकिन लागू 1 अप्रैल 1930 में हुआ था। और बाल विवाह अवरोध संशोधन अधिनियम जो है वो 1978 के द्वारा विवाह की न्यूनतम आयु, ये क्वेश्चन बना है कई बार बना है कि बाल विवाह अवरोध संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा न्यूनतम आयु लड़के या लड़की की कितनी निर्धारित की गई थी। तो जो बाल विवाह अवरोध संशोधन अधिनियम 1978 है उसमें न्यूनतम आयु लड़की की 18 वर्ष व लड़के की 21 वर्ष निर्धारित की गई थी। लड़के की 21 वर्ष और लड़के की 18 वर्ष। तो ये आयु जो है ये 1978 के बाल विवाह अवरोध संशोधन अधिनियम के अंतर्गत लगाई गई थी। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज की वीडियो को हम समाप्त करते हैं। बाकी के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो हमारी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।